नमस्कार दोस्तों, मैं प्रखर श्रीवास्तव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं गुरु घंटाल में। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, इधर बीच एक टॉपिक है जो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग है अमिड ऑफ कोविड-19। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कोरोना की महामारी पूरे विश्व भर में फैली हुई है। विश्व का कोई ऐसा भाग नहीं है जो इससे अछूता हो। वर्ल्ड इकोनॉमी पूरी तरह थ्रैश हो गई है। जापान में रिसेशन हिट कर चुका है। इधर बीच इंडिया में एक टॉपिक बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है जिसका नाम है सिंकिंग फंड। तो आज हम जानेंगे कि ये सिंकिंग फंड होता क्या है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, गुरु घंटाल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। जब आप मंदिर में जाते हो तो घंटी बजाते हो, जब आप विद्या के मंदिर में आए हो तो घंटी बजाना तो बनता है। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ पेपर कटिंग दिखाना चाहता हूँ। ये 22 मई 2020 की पेपर कटिंग है। आरबीआई ने बिहार सरकार को दी बड़ी राहत, सिंकिंग फंड से ऋण चुकाने के लिए दी 1000 करोड़ की अनुमति। आरबीआई टू रिलीज एडिशनल 13,300 करोड़ इन स्टेट कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड। जैसा कि आप लोग न्यूज़पेपर की कटिंग में देख रहे हैं कि आरबीआई ने कई सारे राज्यों को सिंकिंग फंड से पैसे निकालने की अनुमति दे दी है, ऋण चुकाने की अनुमति दे दी है। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि ये सिंकिंग फंड होता क्या है। सवाल यही है ना कि सिंकिंग फंड होता क्या है। तो आज मैं आप लोगों को बताता हूं कि ये सिंकिंग फंड होता क्या है। दोस्तों, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, इन दोनों का सिर्फ एक काम है, डेवलपमेंट। मतलब ये प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते हैं, ये डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। ठीक उसी तरह कोई भी बिजनेस एंटिटी हो, कोई बिजनेस फर्म हो, वो भी आपका कहीं ना कहीं प्रॉफिट के लिए तो काम करते ही करते हैं। बिजनेस प्रॉफिट के बिना तो चल ही नहीं सकता। लेकिन इनका भी मानना है भाई कि हमें भी डेवलपमेंट करना है। पैसे कहाँ से लेकर आएंगे? आरबीआई छाप कर तो देगी नहीं। तो जब इनको पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो ये आम जनता से पैसे लेते हैं। तरह तरह की स्कीमें सरकार निकालती है, तरह तरह के कमर्शियल पेपर बड़ी बड़ी कंपनियां निकालती हैं, लोग उसे खरीदते हैं। ठीक है, और उससे सरकार को जो पैसे मिलते हैं, सरकार उससे इस डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट को अंजाम देती है। तो सरकार पैसा बनाने के लिए अक्सर बॉन्ड वगैरह इशू करती है। कई तरह के बॉन्ड मार्केट में आते हैं, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। लेकिन दोस्तों, जैसे ही सरकार किसी बॉन्ड को इशू करती है और लोग उसे खरीदते हैं और सरकार उधार लेती है ना, तो सरकार की वो लाइबिलिटी बन जाती है, मतलब देनदारी बन जाती है। मान लीजिए सरकार आपसे कहती है कि अभी आप ये बॉन्ड खरीद लीजिए, आज से 10 साल बाद जब इसकी मैच्योरिटी होगी तो जितनी इसकी फेस वैल्यू है प्लस कुछ इंटरेस्ट के साथ हम ये बॉन्ड आपसे वापस खरीद लेंगे। तो सरकार के ऊपर लाइबिलिटी आती है, सरकार के ऊपर ऋण आता है, क्योंकि सरकार को ये बॉन्ड का पैसा वापस करना है। ऐसा नहीं है कि सरकार डेवलपमेंट कर ली, अब सरकार को पैसे नहीं वापस करने हैं। तो इस कारण की वजह से कई सारी राज्य सरकार, इवन दैट सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ये ऋण में चली जाती हैं। अच्छा खासा इनके ऊपर ऋण हो जाता है क्योंकि आपको पैसे चुकाने हैं। अब सवाल आता है, तो फिर सिंकिंग फंड का इसमें क्या रोल है? A sinking fund is a kind of fund in which a fixed amount is deposited which can be used to repay the debt in future। मतलब दोस्तों, सिंकिंग फंड एक तरह की निधि होती है, एक तरह का फंड होता है जिसमें एक पर्टिकुलर अमाउंट, एक निर्धारित राशि जमा की जाती है
जो भविष्य में कर्ज चुकाने के काम आ सके। अगर मैं इसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो हम लोग बचपन में गुल्लक में पैसे इकट्ठा करते थे ताकि कल को हमें जब ज़रूरत पड़े तो हम गुल्लक के उसको तोड़कर उसके पैसे निकाल कर अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकें। तो सरकार भी एक तरह का फंड बनाती है, उसमें हर साल कुछ ना कुछ पैसे वो डालती रहती है कि कल को जब ये बॉन्ड का पैसा हमें लोगों को वापस करना पड़े ड्यूरिंग मैच्योरिटी, तो हमारे ऊपर ज़्यादा बर्डन ना आए, सरकार के ऊपर ज़्यादा बर्डन ना आए। टू मेक अ सिंकिंग फंड अकॉर्डिंग टू इट कन्वीनियंस, a certain amount is deposited every month, which after a few years becomes so much that it become useful to pay the debt. सिंकिंग फंड बनाने के लिए इसमें अपनी सहूलियत के हिसाब से एक निश्चित राशि हर माह या कुछ कुछ सरकार हर साल जमा करती है, जो कि कुछ सालों के बाद इतनी हो जाती है कि आप जो सरकार होती है जब वो बॉन्ड के पैसे को रीपे करती है तो उसके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं आता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ इस पूरे सिंकिंग फंड का, वो ये है कि दिस फंड इज़ डिफरेंट फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट एंड पब्लिक अकाउंट। ये फंड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट और पब्लिक अकाउंट से अलग है, इसको उस पर काउंट मत कीजिएगा। दिस फाइनेंस कमीशन ऑल्सो सेड दैट द मनी डिपॉजिटेड इन इट शुड बी यूज्ड ओनली टू रीपे द डेप्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड नॉट फॉर द एनी अदर पर्पस। और इस बार के वित्त आयोग ने ये भी कहा है कि इसमें जमा पैसा केवल राज्य सरकार का कर्ज चुकाने के लिए ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए, किसी और उद्देश्य के लिए नहीं। मेरा एक छोटा सा सवाल है जिसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर सबमिट कीजिए कि ये जो 15वां फाइनेंस कमीशन है उसके चेयरमैन कौन है? कमेंट बॉक्स में लिखकर सबमिट कीजिए। तो फाइनेंस कमीशन ने ये कह रखा है बहुत ही साफ तौर पे कि ये जो सिंकिंग फंड का पैसा है ना, ये सिर्फ उधार चुकाने के लिए ही आप इस्तेमाल करोगे, इसके अलावा आप किसी और चीज़ के लिए ये पैसा इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसीलिए ये फ़ंड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट और पब्लिक अकाउंट से डिफरेंट माना जाता है। अच्छा, इसे बनाया क्यों जाता है? बनाया क्यों जाता है इसका ऑब्जेक्टिव तो आप लोग समझ चुके हैं। एक बार फिर से मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि देखिए होता क्या है। इफ़ इट इज़ talked about in the context of a state government, then it is made so that after the withdrawal of one government, the financial burden will be reduced on the future government. हम सबको पता है कि हमारे साल में जो चुनाव है, हमारे देश में जो चुनाव है वो त्यौहार की तरह है, ठीक है। हर 5 साल के बाद ये त्यौहार मनाया जाता है, कभी कभी तो 5 साल से पहले ये त्यौहार मनाया जाता है। और भैया बहुत बेकार स्थिति रही तो हर साल ये त्यौहार मनाया जा सकता है। तो अक्सर क्या होता है कि जो पिछली सरकार है वो बहुत सारा फंड, बहुत सारा उधार इकट्ठा कर लेती है और आने वाली जो सरकार है, जो नई सरकार बनती है, उसका मैक्सिमम जो पैसा है ना वो उस उधार को चुकाने में निकल जाता है। तो वो डेवलपमेंट क्या करेंगी? भैया नई सरकार है तो नए तरीके से मौके देना चाहिए। ये जो उधार पुरानी सरकार का है वो हम कैसे चुकता करें? इसीलिए ये सिंकिंग फंड बनाया जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू ये भी है कि इसको बनाने के पीछे का ऑब्जेक्टिव ये भी है। Therefore, every state government deposits 1% to 3% of its total debt in a consolidated sinking fund to repay the loan, bond payment for maturity in future, and the government is not declared a defaulter. इसीलिए हर राज्य क्या करती है कि जितना भी कर्ज उसने ले रखा है उसका 1% से लेकर 3% तक वो पैसा सिंकिंग फंड में जमा करती है ताकि फ्यूचर में इस पैसे से जो भुगतान है उसे चुकाया जा सके। इसका इतिहास मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। 1999 से 2000 के बीच में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंडिया में इसको इंट्रोड्यूस किया था और इसका सर्वे सर्वा रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ही है।
ज़रा स्क्रीन पर देखिए, एक आर्टिकल है, डेप्ट बर्डन ऑन योगी गवर्नमेंट मोर देन स्टेट्स टोटल बजट। मतलब कि यूपी की जो सरकार बनी इस बार, मतलब 2019 का मैं बजट बता रहा हूँ, उसमें इतना उधार है कि यूपी का जो इस बार का टोटल बजट है प्लस 5,16,184.45 करोड़ रुपए आप और ऐड कर दीजिए तो यूपी गवर्नमेंट को अभी तो इतना ऋण चुकाना है। मतलब जितना स्टेट का बजट नहीं है उससे कहीं ज़्यादा तो यूपी गवर्नमेंट के ऊपर ऋण है, मतलब कर्जा है। और ये सिर्फ यूपी की बात नहीं कर रहा हूँ, लगभग हर राज्यों का यही केस है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ इसको समझाना चाहता हूँ। वैसे तो आप लोगों को क्लैरिटी मिल गई होगी, लेकिन थोड़ी सी क्लैरिटी और बनती है। हमारे इंडिया में एग्जाम्पल बहुत बड़ी चीज़, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मान लीजिए यूपी गवर्नमेंट ने 2020 से 30 के बीच में एक बॉन्ड इशू किया, 10 साल की जिसकी मेच्योरिटी पीरियड थी, एक बॉन्ड इशू किया। अब जैसे ही ये बॉन्ड इशू करेंगे, ये सिंकिंग फंड में पैसा इकट्ठा करना शुरू कर देंगे। 200 करोड़ का इन्होंने बॉन्ड इशू किया। मान लीजिए उस बॉन्ड की कीमत इनकी 200 करोड़ रुपए की थी। उसके बाद इन्होंने हर साल 2020 से लेकर 2030 तक ये 10-10 करोड़ रुपए सिंकिंग फंड में इकट्ठा करते चले गए। 2020 से 21 10 करोड़, 2021 से 22 10 करोड़, 2022 से 23 10 करोड़, अप टू 2029 से लेकर 2030 तक ये हर 10 साल, पूरे 10 साल इन्होंने हर साल 10 करोड़ रुपए इकट्ठा किए। अब देखिए हुआ क्या, सिंपल सी बात है, हर साल इनका कंट्रीब्यूशन कितने का था? 10 करोड़ रुपए का। 2020 से लेकर 2030 तक 10 साल के बीच इनका कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 100 करोड़ रुपए का। बॉन्ड की जो कीमत थी वो 200 करोड़ रुपए थी, विदाउट इंटरेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। अभी इसमें इंटरेस्ट हम नहीं जोड़ते हैं, विदाउट इंटरेस्ट। तो कल को जब 10 साल बाद इन्हें 200 करोड़ का बॉन्ड का प्रिंसिपल अमाउंट पे करना पड़ेगा, तो 100 करोड़ तो इनके पास ऑलरेडी सिंकिंग फंड में है। 100 करोड़ का बर्डन ख़त्म, 100 करोड़ रुपए इन्हें और कहीं से इकट्ठा करने होंगे। मतलब वो जो बर्डन था 200 करोड़ का, वो पूरा का पूरा इन्हें बियर नहीं करना पड़ेगा। अब ये समाचार में क्यों है? ये समाचार में क्यों है? मैंने इसे वैसे आपको बता रखा है, कोविड-19 की वजह से ये समाचार में है। असल में दोस्तों, कोविड-19 की वजह से इस बार लॉकडाउन हुआ। सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर राज्य सरकार से लेकर एक आम इंसान को जमकर घाटा हुआ। लोगों की नौकरियां गई, सरकार को टैक्स का पैसा नहीं मिला, ठीक है, लिकर की शॉप बंद रही, सरकार के पास रेवेन्यू का कोई स्रोत नहीं था, कोई सोर्स नहीं था। अब सरकार किस तरह अपने पुराने ऋण को चुकाए, क्योंकि ऋण तो चुकाना है। तो इसीलिए कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने सिंकिंग फंड के पैसे को रिलीज़ किया है। पहले तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि भारत के टोटल राज्यों में सिर्फ 23 राज्य ऐसे हैं जहां पर इस फंड में पैसे इकट्ठा किए जाते हैं। और अभी तक 31 मार्च 2020 तक कुल 1,30,431 करोड़ रुपए 23 राज्यों ने मिलकर जमा किए हैं सिंकिंग फंड में। और इसमें सबसे ज़्यादा, ये जो स्क्रीन पर आप लोगों को नज़र आ रखा है, महाराष्ट्र के सबसे ज़्यादा पैसे हैं, 39,948 करोड़ रुपए। मतलब कि अगर देखा जाए तो 1,30,000 करोड़ में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है? महाराष्ट्र का। तो सबसे ज़्यादा पैसे सिंकिंग फंड से किसको मिलेंगे? महाराष्ट्र को। भैया कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है तो पैसे भी तो हमें ज़्यादा मिलेंगे ऋण चुकाने के लिए। द रिजर्व बैंक हैज़ गिवन द फैसिलिटी टू स्टेट दैट दे कैन रीपे 40% ऑफ देयर डेप्ट बाई विड्रॉइंग मनी फ्रॉम द सिंकिंग फंड। द रिबेट फैसिलिटी विल बी अवेलेबल ओनली टिल 31 मार्च। कि रिजर्व बैंक ने राज्यों को ये सुविधा दी है कि वे अपने कर्ज का 45% भुगतान, मतलब जो 1,30,000 करोड़ का अगर आप 45% निकालोगे तो 13,300 करोड़ रुपए इस सिंकिंग फंड से पैसा निकाल कर
चुका सकते हैं। मतलब 13,300 करोड़ रुपए जो रिलीज़ हुए हैं उसमें जिस राज्य का कंट्रीब्यूशन सिंकिंग फंड में ज़्यादा रहा है उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। जैसे महाराष्ट्र का कंट्रीब्यूशन सिंकिंग फंड में ज़्यादा रहा है, इसीलिए 13,300 करोड़ में महाराष्ट्र को आपके ज़्यादा पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा पैसे अपने रिबेट कर सकता है इस सिंकिंग फंड से। बाकी राज्य अपने शेयर के अकॉर्डिंग जितना वो हर साल जमा करते आ रहे हैं, जितना उन्होंने सिंकिंग फंड में जमा किया है उसके अकॉर्डिंग वो पैसे रिबेट कर सकते हैं। तो सिंकिंग फंड दोस्तों एक हथियार है, ये एक तरह का कह सकते हैं संजीवनी बूटी है राज्य सरकारों के लिए, ताकि वो अपना ये इतना जो भारी भारी कर्ज है उसे चुका सकें। अब देखिए ये कब तक ये कोविड-19 का प्रकोप पूरे विश्व में छाया रहता है, क्योंकि अभी तो फ़िलहाल सिंकिंग फंड से पैसे आ गए हैं, लेकिन अभी भी हमारे देश में इकॉनमी पूरी तरह क्रैश हो रही है। एंड मैं विश करूँगा कि जल्द से जल्द ये सारी चीज़ें ख़त्म हों, हम अपनी नॉर्मल लाइफ में लौटें, एग्ज़ामिनेशन हो, लोग एग्ज़ामिनेशन क्रैक करें, लोगों के बिजनेस सेटअप हो जाएं दोबारा से हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी पे लौट आएँ। लेकिन एक बात मैं जाते जाते कहूँगा कि कोरोना ने लोगों के जीने का अंदाज़ बदल दिया, और शायद हमेशा के लिए बदल दिया। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने टाइम को यूटिलाइज़ कीजिए, थोड़ा प्रोडक्टिव बनिए। विश यू ऑल अ वेरी गुड लक, टेक केयर, गुड बाय, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।